नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर्स के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सब आशा है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आइए आज के लेक्चर में हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी अवगत हैं, मई जून महीने का करंट अफेयर्स इस समय कंटिन्यू चल रहा है। कल के लेक्चर में आप लोगों को अवार्ड पढ़ाए गए थे, कुछ पुरस्कार बताए गए थे, जिसमें एक अवार्ड मिस यूनिवर्स 2020। ये ध्यान दीजिएगा कि कल के लेक्चर में मिस यूनिवर्स बोर्ड पर लिखा था, मिस यूनिवर्स बताया गया था, लेकिन कहीं कहीं जो है मिस्टेक से मिस वर्ड जो है शब्दावली यूज हो गई थी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। फ्लो में जो है ऐसी गलतियां प्रायः हो ही जाया करती हैं, तो उसको ऐसी छोटी छोटी गलतियों को जो मतलब फ्लुएशन में बोल दिया जाए, उसको आप लोग जो है नज़रअंदाज कर दीजिए। आप लोग समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ, क्या गलती हुई, जो है क्या गलत शब्दावली मिस्टेक से बोल दिया गया। तो ये मिस वर्ड जो है हम कई बार बोल दिए थे, तो ये अवार्ड जो है मिस यूनिवर्स 2020 है। और इसकी विजेता हैं, आप लोगों को बताया गया था, एंड्रिया मेजा जो है मैक्सिको की हैं, ये मिस यूनिवर्स 2020। और ये ध्यान दीजिएगा कि किसी बुक, किसी मैगजीन में जो है ये अवार्ड जो है मिस यूनिवर्स 2020 जो है ये इसका सन 2021 भी मिलेगा, 2021। तो ऐसा क्यों है? अधिकांश जगह तो जो है 2020 मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं जो है 2021 मिलेगा। मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजा जूलिया गामा, ये मैक्सिको का बताया गया था, मैक्सिको। और उसके बाद रनर अप जूलिया गामा, ये बेल्जियम की। तो ऐसा क्यों है 2020-21? ऐसा इसलिए है कि 2020 ये प्रतियोगिता पहले ही होनी चाहिए थी, ये कंपटीशन, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण जो है काफ़ी लेट में जो है हुआ, मई महीने में, तो इसलिए। और ये 2020 का ही था, तो ये मान सकते हैं कि 2020 का कंपटीशन प्रतियोगिता जो है लेट हुई, तो कोरोना के कारण हो नहीं पाई। तो हुआ जो है 21 में आयोजित किया गया, 2021 में, लेकिन ये गैपिंग को जो है आधिकारिक रूप से माना नहीं गया है, कंटिन्यू होगा 2019 के बाद 20 जो है। तो ये अवार्ड भले ही 2000 मतलब ये प्रतियोगिता 2021 में हुई, लेकिन ये है जो है 2020 का ही। तो अधिकांश जगह जो है आपको जो है ये ईयर मिस यूनिवर्स 2020 मिलेगा, जो है एंड्रिया मेजा जूलिया गामा का। तो ये आप लोग जो है ये ध्यान दीजिएगा, और ऐसा कहीं भी कोई भी मिस्टेक जो है बोलने में हो जाए, फ्लुएशन में, फ्लो में, तो आप लोग जो है उसे नज़रअंदाज कीजिएगा और अपने अनुसार जो है अपने स्तर से जो है उसे सही कर लीजिएगा। ठीक, तो इसके साथ ही कई सारे अवार्ड बताए गए थे जो मई जून महीने में दिए गए। तो आपका मई जून का जो करंट अफेयर्स चल रहा है, इसमें नेशनल पोर्शन, पहले नेशनल पोर्शन हो चुका है, उसके बाद इंटरनेशनल पोर्शन, और ये पुरस्कार हो चुके हैं। और आज हम लोग जो है आइए पुनः चलते हैं अर्थ की जगत में, जो है आर्थिक जगत में जो है, क्योंकि इसके पहले जो मई जून महीने का करंट अफेयर्स बताया गया है, इसके पहले 3-4 लेक्चर आपके बजट के चले हैं। आर्थिक दुनिया में हम लोग थे उस समय, तो माहौल चेंज करने के लिए, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए अच्छी तरीके से मई जून महीने का करंट अफेयर्स चालू किया गया कि हम लोग एक बार अर्थ जगत से निकल करके देश दुनिया में जो दूसरी एक्टिविटी चल रही हैं उसका अध्ययन करने जो है, उस पर दृष्टि डालें जो है, जिससे एक नवीनता आ जाए अध्ययन में, स्टडी में।
तो एक बार पुनः 2-3 लेक्चर इसके हो गए मई जून महीने के करंट अफेयर्स के नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड का पोर्शन आप लोगों का कवर किया गया है। अब क्योंकि ये आर्थिक गतिविधियाँ हैं, करंट अफेयर्स का जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटीज, इसलिए तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो सीरियल से जो है अपना नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड ये सब सारे हो गए जो है। तब अब हम लोग जो है मई जून की आर्थिक घटनाओं में चलते हैं। चलिए देखते हैं कि अर्थ जगत में मई जून में क्या एक्टिविटीज देश और दुनिया में हो रही है हुई। तो इसका कल स्टार्टिंग हो गया था और CSO की रिपोर्ट, CSO का जो है आकलन, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय बहुत से जो है आंकड़े प्रस्तुत करती है देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा के संबंध में। तो इसी प्रकार CSO ने त्रैमासिक, इसका रिपोर्ट जो है अधिकांशतः त्रैमासिक होता है। एक वर्ष में जो है 4 तिमाही होते हैं। तो एक अंतिम जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जनवरी से लेकर के मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स जो है ये अंतिम 3 मंथ्स हैं जो है ये चौथी छमाही है। तो इसके लिए आकलन प्रस्तुत किया है GDP के क्षेत्र में। GDP के संदर्भ में जो है CSO ने आकलन प्रस्तुत किया भारत की GDP ये जनवरी टू मार्च 2021 फाइनेंशियल ईयर का अंतिम तिमाही के लिए जो है एक आकलन प्रस्तुत किया। और इसका ये आकलन फाइनल आकलन नहीं है, ये अनंतिम आकलन है जो है, क्योंकि इसका अभी रिवाइज करेगा जो है CSO, इसे रिवाइज करेगा। तो GDP, देश की GDP जो है इस तिमाही में क्या हुई उसका अनंतिम आकलन जो है तो 1.6 इस तिमाही में, अंतिम तिमाही में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के जो है 1.6% की इंक्रीजिंग है GDP में, 1.6% की इंक्रीजिंग है। और ऑल ओवर फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 मतलब अप्रैल टू मार्च पूरे जो है वित्तीय वर्ष का जो है एवरेज GDP -7.3 होने का आकलन जो है हाल ही में CSO ने प्रस्तुत किया है, आकलन किया है इस अंतिम तिमाही में जो है। तो ये 3 मार्च में जो है आपका प्रोग्रेस +1.6 जो है 1.6 की वृद्धि, और ऑल ओवर जो पूरे ईयर का एवरेज लिया जाए तो -7.3 में देश की GDP जा रही है। और ये -7.3 इतने स्तर तक देश की GDP का गिर जाना जो है ये 1952 के बाद जो है पहली बार हुआ है। और ऐसा पहली बार क्यों हुआ है आप सब समझ रहे हैं, कोरोना त्रासदी, सब कुछ जो है हर पॉइंट पर जो है कोरोना त्रासदी आ रही है। आप सोच सकते हैं कोरोना का कितना कुप्रभाव पड़ा है देश और दुनिया पर। तो अपनी GDP इतने मतलब धरातल से नीचे चली गई, माइनस में चली गई, वो भी 7.3। और GDP क्या है आप सबको इकोनॉमी के क्लास में अच्छी तरीके से इकोनॉमी की मैम ने समझाया होगा। GDP, GNP, NNP ये राष्ट्रीय आय के जो है आकलन के मापदंड होते हैं। तो GNP क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब देश की घरेलू सीमा के अंदर, देश की बाउंड्री के अंदर जो है एक साल में वस्तुओं और सेवाओं, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, एक साल के अंदर देश की सीमाओं के भीतर जितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं मौद्रिक रूप से उसकी गणना जो है मौद्रिक रूप में जो होता है जितना, वही जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो 1 ईयर, ये आकलन 1 ईयर का होता है।
सकल घरेलू, घरेलू मीन्स देश की बाउंड्री के अंदर ही जो है जितनी वस्तुओं और सेवाएं, प्रोडक्शन वस्तुएं और सेवाएं दोनों होती हैं, तो जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं का प्रोडक्शन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य ही जो है जीडीपी होता है देश का। और जीडीपी से देश की इकोनॉमी जो है पता चलती है कि इकोनॉमी की दशा और दिशा क्या है, वो अपग्रेडेशन में जा रही है या नीचे जा रही है। वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होना मतलब देश की इकोनॉमी डेवलप करना जो है, और उत्पादन का गिरना मतलब इकोनॉमी जो है नीचे जा रही है, अर्थव्यवस्था की स्थिति देश की ठीक नहीं है। तो ये तो स्वाभाविक सी है, हर जगह कोरोना त्रासदी थी जो है लगभग साल भर तक, और अभी भी कोरोना त्रासदी जो है समाप्त बिल्कुल समाप्त नहीं हुई है। दूसरे वेरिएंट के, थर्ड वेव के आने की संभावना कंटिन्यूअस बनी हुई है। तो इसलिए जो है अपनी इकोनॉमी -7.3 तक चली गई, इकोनॉमी में संकुचन हुआ, सिकुड़न हुआ जो है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑल ओवर जो है 7.3% का इस फाइनेंशियल ईयर में जो है इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ रेट की आकलन किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और रिवाइज करने के बाद फिर इसका आंकड़ा चेंज भी हो सकता है, चेंज होगा जो है कुछ इधर उधर होगा। इसके बाद ऐसा क्यों आया, एक जो है ऑल ओवर सारे सेक्टरों का जो है एवरेज है। अब विभिन्न सेक्टरों का भी कल आपको बताया गया था। एग्रीकल्चर, कृषि वानिकी एवं मत्स्य, फर्स्ट सेक्टर कृषि वानिकी एवं मत्स्य, इसमें लगभग 3.6 की ग्रोथ हुई है फाइनेंशियल ईयर में। खनन एवं उत्खनन, -8.5, -8.5%। थर्ड विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, -7.2। आपकी सेवाएं, व्यापारिक वाणिज्यिक सेवाएं, संचार, परिवहन संचार, मतलब सेवा सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में आपका 1.7, ये पॉजिटिव है 1.7। देखिए एग्रीकल्चर में ग्रोथ जो है, ग्रोथ का आकलन 3.6% जो है जीडीपी ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.6%। आपका जो है खनन एवं उत्खनन -8.5 में चला गया है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो है -7.2 में। एग्रीकल्चर में कुछ पॉजिटिव है जो है, पॉजिटिव दिखाया गया है, ग्रोथ हो रही है 3.6% की। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक का जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ सका, तो क्योंकि खेती के काम ये सब गाँव में होते हैं, और गांव लगभग ओपन थे, गांव में खेती के कार्य किए गए जो है। और इत्तेफाक से इस वर्ष मतलब 2020-21 के वित्तीय वर्ष में वर्षा काल में जो है अच्छी बारिश भी हुई, इसलिए कृषि का पैदावार जो है बढ़ा, वो लगभग मेंटेन रहा, उस पर कोई को प्रभाव नहीं पड़ सका जो है। तो इसलिए वहाँ पर पार्टी 3.6। खनन एवं उत्खनन, ये जो है औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण उद्योग जो है, टोटल जो है औद्योगिक गतिविधि, और इन दोनों में क्योंकि औद्योगिक क्रियाकलाप लॉकडाउन हो गए, औद्योगिक क्रियाकलाप सारे कल कारखाने फैक्ट्रियाँ जो है काफ़ी दिनों तक क्लोज रही, बंद रही जो है, किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो पाया। तो ये दोनों सेक्टर आपके बहुत नीचे चले गए माइनस में। ये परिवहन, संचार, व्यवसाय, सेवा सेक्टर जो है इसमें मामूली बढ़ोतरी 1.7% की हुई। तो ऐसे जो है विविध सेक्टर्स हैं जो है, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ये तो मैंने जो है 3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है क्रोनोलॉजी में ऊपर के सेक्टर बता दिया। बहुत सारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी की जिनमें जो है माइनस प्रगति रही है,
और पॉजिटिव में भी रही है तो वो बहुत मामूली रूप में जो है, इसलिए आर ओवर इसकी पिक्चर जो है आर ओवर उभर के एवरेज रूप में आती है जो है -7.3 की जो है। तो अपनी जीडीपी ग्रोथ 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए सीएसओ ने हाल ही में आकलन लगाया है जो है -7.3 रहने के लिए। ये तो पहला इकोनॉमिक सेक्टर में फर्स्ट हाईलाइट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े। सेकेंड पर चलते हैं, आईडीबीआई। ध्यान दीजिएगा, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट स्थापना जो है 1964 में हुई थी, 1964 में जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके नाम से ही जो है स्पष्ट है जो है इसका सेक्टर क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उद्योग के लिए जो है ये फंडिंग करती है, उद्योग को मदद करती है, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो उद्योग की स्थापना के लिए, औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए जो है ये ऋण देती है, फंडिंग करती है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट आपके 1964 में हुआ था। समझ रहे होंगे आप लोग, 1964 में। इसका मतलब सेक्टर क्या है, ये किस क्षेत्र के लिए है, किस क्षेत्र की गतिविधियों को प्रोत्साहन देती है, ये औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देती है, उसको ऋण देती है, उसकी फंडिंग करती है उद्योग धंधे की स्थापना के लिए। तो ये एनडीए गवर्नमेंट विनिवेश पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है। आरंभ से ही एनडीए गवर्नमेंट पिछले कार्यकाल से ही बहुत सारी इकाइयों का जो है विनिवेश करती रही है। इसी क्रम में हाल ही में घोषणा की गई है सरकार द्वारा कि वो आईडीबीआई बैंक का रणनीतिक विनिवेश करेगी, रणनीतिक विनिवेश करेगी। आईडीबीआई बैंक में शेयर हिस्सेदारी कितनी है, अंशधारिता कितनी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लगभग, मतलब सरकार की हिस्सेदारी अंशधारी इसमें 45% के लगभग है। और एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो है ये 49% आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी जो है, उसके शेयरों में हिस्सेदारी गवर्नमेंट की 45% और 49%। शेयर आप लोग समझते होंगे, शेयर मतलब स्वामित्व, ये भी इकोनॉमी में आप लोगों को समझाया गया होगा। तो इसकी जो पूंजी है, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से मोटे तौर पर आईडीबीआई की जो पूंजी है उसमें 45% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी और एलआईसी की 49% हिस्सेदारी। तो इसका भी निवेश करेगी, मतलब गवर्नमेंट अपनी इस अंशधारिता को, पूरी की पूरी अंशधारिता को बेच देगी जो है किसी प्राइवेट फर्म या अन्य किसी कंपनी को। और एलआईसी ने भी घोषणा की है कि वो भी अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी जो है का भी निवेश करेगी, आईडीबीआई से अपने शेयरों को बेचेगी। तो इन दोनों का ये लगभग आपका पहुंचता है 9.94%, दोनों को मिला करके जो है ये 94% की अंशधारिता आईडीबीआई में है। तो शेयरों का अंशधारिता मतलब जीरो कर देने का मतलब 94%, मतलब नियंत्रण, प्रबंधन और प्रमोट करना बैंक को जो है, और नियंत्रण प्रबंधन आईडीबीआई की सब इसी के हाथ में है, एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में जो है। तो वे अपने नियंत्रण एवं प्रबंधन को जो है छोड़ना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, जो है नियंत्रण और प्रबंधन को जो है छोड़ देना चाहते हैं आईडीबीआई से। इसलिए इसे कहते हैं रणनीतिक विनिवेश। रणनीतिक विनिवेश मतलब जो नियंत्रण एवं प्रबंधन से मुक्त हो जाया जाए। तो ये जब पूरी की पूरी जो है अंशधारिता इनकी जो है बिक जाएगी, विनिवेश हो जाएगा, तो नियंत्रण एवं प्रबंधन भी इनका नहीं रहेगा। तो ये दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी ने हाल ही में घोषणा दोनों ने की है कि हम अपने शेयरों का, अपनी अंशधारिता का आईडीबीआई से हटाएंगे, विक्रय करेंगे और उसका विनिवेश हो जाएगा अपने विनिवेशीकरण की नीति के तहत। और अभी
बजट के चैप्टर में बजट के हाइलाइट्स में आप लोगों को बताया गया था कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए विनिवेश से आकलन इस गवर्नमेंट का है 1.75 लाख करोड़ रुपए, 1.75 लाख करोड़ रुपए। और वो कहाँ कहाँ से आएगा, मेन सेक्टर से जो है कैसे कैसे विनिवेश से वो आएगा, ये आप सबको अच्छी तरीके से बताया गया होगा। ये ध्यान दिए होंगे तो आप लोग जानते होंगे इस बात को। तो उसी की कड़ी में है IDBI का विनिवेश किया जाएगा। इसके नियंत्रण और प्रबंधन के अधिकार को जो है गवर्नमेंट छोड़ेगी, त्यागेगी। तीसरी बात, इकोनॉमी के सेक्टर में विदेशों से प्राप्तियां। अपने देश के बहुत सारे लोग, आप सभी में से बहुत लोगों के परिजन, बहुत लोगों के मित्र या जान पहचान वाले फॉरेन में रहते हैं NRI के रूप में, इंडियन रेजिडेंट, मतलब इंडिया के जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं नौकरी करने, बिजनेस करने या अन्य काम धंधा करने के पर्पस से जो है वो फॉरेन में गए हैं। अधिकांशतः बहुत सारे लोग अपनी कंट्री के जो है सऊदी अरब, दुबई, ये अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन सब, चाइना, इन सब जगहों पर गए हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को जो है सॉफ्टवेयर की कंपनियों में काम कर रहे हैं। इस समय जो दौर चल रहा है, बहुत सारे जो है BTech अध्ययन किए हुए छात्र अपने यहाँ के बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज में बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। इनकी संख्या बहुत इधर जो है विगत 10 ईयर में जो है बहुत अधिक बढ़ी है, जो कि विदेशों में NRI हैं, अपने देश के हैं, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इन सब जगहों पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हैं। तो वो सब अपने इंडिया में जो उनके परिजन हैं उनको पैसा भेजते हैं, प्रतिवर्ष पैसा भेजते हैं। तो विदेशों से कितना पैसा आ रहा है, विदेशों से कितना पैसा आ रहा है, इसमें जो है इंडिया नंबर 1 पर है। भारत, इंडिया, चाइना, मैक्सिको, ये क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, क्रोनोलॉजी पर ध्यान देना है। इससे इंडिया, चाइना, मैक्सिको, सबसे अधिक, मतलब विदेशों से पैसा, मतलब परिजनों से, जान पहचान वालों से या रेजिडेंट से जो है वो पैसा सबसे अधिक जो है इंडिया में आ रहा है। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पर आपका चाइना है, थर्ड पर मैक्सिको है। ये अंतर प्रवाह, मतलब देश के अंदर, मतलब देश के अंदर जो बाहर से आने वाला पैसा है ये इंडियंस के द्वारा, तो इंडिया में जो है ये इंडिया की जो है सबसे अधिक जो है। उसके बाद चाइना में जो है दूसरे नंबर पर पैसा आता है बाहर से, और थर्ड नंबर पर आपका इस संदर्भ में मैक्सिको है। तो ये 3 बातें याद रखिएगा। अब कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, वाह्य प्रवाह जो है, मतलब किस कंट्री से पैसा जो है विदेशों को इस रूप में जा रहा है जो रेजिडेंट जो है भेज रहे हैं। तो उसमें सबसे अधिक जो है नंबर 1 पर आपका अमेरिका है, USA, अमेरिका। अमेरिका में ही प्राय सारे इंजीनियर्स जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगभग 80% जो है अमेरिका में जा रहे हैं। तो USA, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके बाद आपका होगा सऊदी अरब, सऊदी अरबिया। ये क्रोनोलॉजी है, मतलब USA से इस रेफरेंस में जो पैसा भेजा जा रहा है, इस रेफरेंस में जो है USA से सबसे अधिक पैसा जा रहा है। उसके बाद जो है आपका UAE और थर्ड नंबर पर सऊदीया है। UAE और सऊदीया में जो है हमारे यहाँ से इस
मुस्लिम लोग बहुत अधिक जाते हैं। ये बहुत पुराने समय से, लगभग 100 साल पहले से ही ये परंपरा है कि बहुत सारे जो है मुस्लिम लोग अपने देश से जो है यूएई और सऊदी अरबिया में जाते हैं, अपना काम करते हैं, दुकानों पर बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं जो है। तो इसलिए इसकी भी संख्या है। और यहाँ साथ में इंजीनियर्स की इधर जो है बहुत सारी संख्या जा रही है। तो नंबर 1 पर यूएसए ऑल ओवर वर्ल्ड का है। मतलब ये नहीं मतलब आप लोग समझिएगा कि इंडिया में आ रहा है, मतलब यूएसए से सबसे अधिक आ रहा है, यूएई से, ये सब ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब वही प्रवाह जो है। तो यूएसए से सबसे अधिक गया ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके बाद जो है यूएई से गया और थर्ड जो है सऊदीया से गया। और ये कहाँ अंदर पैसा आया, इनकमिंग, ये आउटगोइंग और ये इनकमिंग आउटगोइंग जो है। तो इंडिया में सबसे अधिक इनकमिंग, चाइना, मैक्सिको, आउटगोइंग यूएसए, यूएई और सऊदीया। इस रेफरेंस में, इस परिप्रेक्ष्य में जो है जो कि एनआरआई भेज रहे हैं अपने देश के अंदर पैसा। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली जो है फैक्ट आता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। आप सब परिचित होंगे इस शब्दावली से, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके का वो भी है जो रेजिडेंट का पैसा आया था जो है अपने देश के अंदर, इसी के टाइप में वो भी है। देखिए क्या है, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसमें क्या है, बाहर के लोग, बाहर के पूंजीपति, बिजनेसमैन जो है दूसरे कंट्रियों में अपना कारोबार करते हैं, अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। मल्टीनेशनल ऐसी कंपनियां जिसके ब्रांचेज, जिसके कारोबार जो है बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। मल्टी मतलब बहुत, तो बहुत सारे राष्ट्रों में जिस कंपनी का कारोबार फैला हुआ है, अर्थ क्षेत्र जो है जहाँ जहाँ है, ऐसी कंपनियां जो है मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। मतलब कई देशों में जिसकी, मल्टीनेशनल्स में जो है बहु देशों में जिसकी ब्रांचेज हो, जिसके कारोबार हो जिस कंपनी के, वो कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। समझ गए? तो ये अपने इंजीनियर लोग जो हैं बीटेक करके जा रहे हैं, वो अधिकांशतः एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में ही जा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में वो कंपनियों की जो है ब्रांचेज जो है बहुत सारे कई देशों में होती हैं। और लगभग इंडिया में तो लगभग हर देश की कंपनियों की ब्रांच है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ा देश है, विशाल जनसंख्या, विशाल क्षेत्रफल वाला देश, और ये बहुत बड़ा मार्केट है विदेशी कंपनियों के लिए जो है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अधिकाधिक हो रहा है। अभी ये कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना त्रासदी चली थी, लेकिन तब भी इस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 10% की वृद्धि हुई है। 10% पॉजिटिव ग्रोथ इसमें हुआ है। तो अब समझ गए होंगे, कोई बाहर का व्यक्ति, अमेरिका, रूस, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, चाइना का जो है व्यक्ति, या वहाँ की कोई कंपनी अपनी ब्रांच, अपनी फैक्ट्री जो है इंडिया में स्थापित करती है जो है, और जाहिर सी बात है कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी भेजेगी, पूंजी लगाएगी जो है, तो वही इन्वेस्टमेंट होता है। कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है फॉरेन से जो है इस सेक्टर में जो है, निवेश के सेक्टर में, इस्टेब्लिशमेंट के सेक्टर में, कंपनियों, फैक्ट्रियों की स्थापना के सेक्टर में, बाहर के लोगों द्वारा, बाहर की कंपनियों द्वारा, जो अपने देश के नहीं है, बाहर की दुनिया के नागरिक है, तो उनके द्वारा जो है इंडिया में या किसी भी देश में कितना निवेश हो रहा है, वो कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहाँ भी पैसा जो इसके पहले बताया गया था वो भी फॉरेन से आ रहा था,
और ये भी फॉरेन से आ रहा है, लेकिन ये जो है पैसा वो जनरल पैसा था, और ये पैसा क्या है आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इससे वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा, रोजगार बढ़ेगा, क्रय क्षमता में जो है लोगों की वृद्धि होगी, तो अपने इंडिया का भी फायदा होगा। इसलिए इंडिया गवर्नमेंट जो है निवेश पर, अपने यहाँ निवेश पर भी अधिकाधिक जोर दे रही है, प्रयास कर रही है। तो विगत फाइनेंशियल ईयर के कंपेरिजन में इस फाइनेंशियल ईयर 2021 का एक आकलन है, एस्टिमेट है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 10% की वृद्धि होगी, 10% वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा ये सेक्टर। सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, जो मतलब इस सेक्टर में, निवेश के सेक्टर में इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है वो किन किन कंट्रीज से आ रहा है। तो सबसे अधिक पैसा जो है सिंगापुर से आ रहा है। इन्वेस्टमेंट में फॉरेन से जो पैसा आ रहा है हमारे यहाँ सबसे अधिक सिंगापुर, उसके बाद यूएसए, फिर मैक्सिको। ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिंगापुर, यूएसए और मैक्सिको से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में सबसे अधिक पैसा आ रहा है। क्रोनोलॉजी सिंगापुर, यूएसए और मैक्सिको। ठीक, ये 10% की ग्रोथ दिखाई गई है। किस सेक्टर में सबसे अधिक निवेश हो रहा है? तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेक्टर में जो है सबसे अधिक निवेश हो रहा है इंडिया में। जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं, बाहर से पूंजीपत जो है अपने यहाँ अपने देश में जो है फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो किस सेक्टर में जो है अधिक इंटरेस्टेड हैं? कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है। इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र सबसे अधिक, ये भी फैक्ट है जो है कि सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में इस स्टेट के अंदर हो रहा है। ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है फॉरेन का, वो किस स्टेट में सबसे अधिक हो रहा है? तो गुजरात में जो है, ये सबसे अधिक गुजरात में, सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र है और थर्ड देख लीजिएगा आप सब संभवतः कर्नाटका है जो है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका जो है। पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कहाँ से हो रहा है? सिंगापुर से हो रहा है। इसके बाद किस सेक्टर में सबसे अधिक, मतलब बाहर की पूंजीपतियों का कौन सा इंटरेस्टेड सेक्टर इंडिया में है? तो कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में सबसे अधिक जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किस स्टेट में कर रहे हैं? गुजरात में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक है। तो क्यों पॉजिटिव हुआ, क्यों पॉजिटिव हो रहा है? क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट निवेश को, फॉरेन निवेश को जो है यहाँ बढ़ावा दे रही है कि अपने देश की सीमा के अंदर वस्तुओं का प्रोडक्शन हो, देश की इकोनॉमी डेवलप करे जो है। तो बहुत सारे नियम कानून जो है, नियम कानून में ढील दी गई। कौन? ओपीसी। अभी जो है बजट में ही आप लोगों को बताया गया था, वो अच्छी तरीके से याद होगा। ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी का फैक्ट ये आया था। तो 1% कंपनी ये बताया भी गया था कि एक व्यक्ति की कंपनी, मतलब कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति चाहे तो अब अपने नाम से इंडिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कंपनी का लाइसेंस ले सकता है। एक फैक्ट्री, एक कंपनी जो है वो खड़ी कर सकता है इंडिया के अंदर केवल अपने नाम से, एक व्यक्ति के नाम से। और इसके पहले नियम नियमावली सख्त थे, बहुत सारे एनजीओ कमेटी होती थी, वो सब मिल करके जो है एक कंपनी डेवलप कर सकते थे, कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ही 1% कंपनी, कोई एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है, वो इंडिया में जो है केवल अपने नाम से ही जो है कंपनी खड़ी कर सकता है और वहाँ बैठे बैठे यहाँ उसकी कंपनी का संचालन कर सकता है। तो इन सब मतलब नियम नियमावली में छूट दी गई, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इसलिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल रहा है।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेक्टर में वित्तीय पूंजी फॉरेन की बढ़ावा मिल रहा है। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। 10% की वृद्धि हुई है। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है। किस सेक्टर में आ रहा है? आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है? गुजरात में। तो जाहिर सी बात है कि गुजरात में उद्योग स्थापना के लिए जो है दशाएं अच्छी होंगी अदर स्टेट के कंपैरिजन में, इसलिए वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अधिक हो रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट अधिक इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे रही होगी, ये नियम कानून को जो है लचीला बना रही होगी तथा कंपनी वालों को प्रोत्साहन दे रही होगी, इंसेंटिव, ये सब सारे कार्य कर रही होगी, इसलिए गुजरात नंबर 1 पर जा रहा है। तो ये पोर्शन हो गए आपके। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में लौट के आते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर में अभी आप सब देख लिए हैं कि 3.6% की पॉजिटिव ग्रोथ। और लोग मेन सेक्टर में अपने खनन उत्खनन बताया ही गया, खनन उत्खनन और मेन सेक्टर विनिर्माण, इन सब में जो है नेगेटिविटी आई है, संकुचन हुआ है। 88.5% जो है खनन उत्खनन और सिर्फ माइनस में ही 7.2% जो है विनिर्माण क्षेत्र में सेक्टर में माइनस में जो है गई है इकोनॉमी जीडीपी जो है। अभी इसके पहले हम लोग कवर किए हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है 3.6% की ग्रोथ बताई है। जीडीपी में ग्रोथ 3.6% एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर वानिकी एंड जो है मत्स्य अन्य जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रिलेटेड है। तो उसका क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट है? खाद्यान्न उत्पादन, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में हाँ, ये ध्यान दे दीजिएगा, ये जो आंकड़े थे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला आंकड़ा, प्रत्यक्ष फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये आपका आंकड़ा था वाणिज्य मंत्रालय का, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय का। ये राष्ट्रीय आय वाला सीएसओ का आकलन, सीएसओ का आकलन था। इसी प्रकार से आपका ये कृषि मंत्रालय का आकलन है, जो एग्रीकल्चर में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो कृषि मंत्रालय का आकलन है, हाल का आकलन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में जो है खाद्यान्न उत्पादन पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक बढ़ा हुआ है, काफ़ी अधिक बढ़ने की संभावना है, एक आकलन है जो है। तो 305.44 मिलियन टन, 305.5 लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली इतना 305.5 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन, मिलियन टन, इसकी इकाई मिलियन टन। तो 2020-21 में जो है खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 305.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, इसी के आसपास रहेगा जो है रियलिटी में। ये तो आकलन है, एस्टीमेट है, लेकिन रियलिटी में भी इसी के आसपास रहेगा। लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में क्या था? ये आंकड़ा 297 मिलियन था, लगभग 297 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन जो है ये 2019-20 फाइनेंशियल ईयर होगा, प्रीवियस ईयर। तो देख रहे हैं वृद्धि जो है 297 से 305 का अनुमान है। और लगभग सभी खाद्यान्नों में, सभी इम्पॉर्टेंट खाद्यान्नों में, आपकी गेहूं में, चावल में, दाल में, तेल में जो है, सभी में जो है ये ग्रोथ हो रही है। मतलब सभी का उत्पादन जो है, सभी जिनसों का उत्पादन, गेहूं, चावल, दाल, तेल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब का जो है उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है फाइनेंशियल ईयर में। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है, तो टोटल खाद्यान्न मिला करके 305 मिलियन टन, जबकि पिछले बार जो है
297 मिलियन टन का। तो जो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो रही है, यहाँ पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, हर फसल हर रेंज जो है, तो निश्चित ही है कि ऑल ओवर एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ होगी जो है। तो इसीलिए जो है इसका प्रभाव था कि ऑल ओवर एग्रीकल्चर में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है अभी पॉजिटिव में 3.6% बताया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा जीडीपी पर जो है। आप लोग गेहूं चावल का देख लीजिएगा, ये आंकड़ा जो है पूरी ऑल ओवर खाद्यान्न का है 305, और गेहूं चावल का कितना कितना जो है पैदावार आकलन की गई है वो देख लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे पूछा जाता है टोटल मतलब एवरेज सभी खाद्यान्नों का खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा जो है इस वर्ष जो है पीसीएस में पूछा जा सकता है कि इस 2020-21 के बजटिंग फाइनेंशियल ईयर में कृषि मंत्रालय द्वारा कितना आकलन किया गया है खाद्य उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का। बस विकल्प दिया रहेगा कुछ तो क्वेश्चन यही एराइज हो सकता है। वैसे बचाव के लिए आप गेहूं और चावल का भी आंकड़ा जाने रहिए, मतलब इस करंट ईयर का वैसे पूछा नहीं जाता है, गेहूं चावल का कभी पूछा नहीं गया है। ठीक, तो ये आंकड़े आपके हो गए। अब हम लोग चलते हैं इस पोर्शन में, इकोनॉमी पोर्शन में जो कुछ छूटा है। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च जो है केंद्रीकृत बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और रिजर्व बैंक सारे वाणिज्यिक बैंकों व्यावसायिक बैंकों का नियंत्रण जो है अपना रिजर्व बैंक ही करता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये फैक्ट याद रखिएगा जो है कहीं भी पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। एक अप्रैल 1935। हाँ, क्या देखना है हम लोगों को? रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का अपने देश का शीर्षस्थ बैंक, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935। एक एक्ट आया था 1935 को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम जो है उसी अधिनियम के तहत इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना की गई थी 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब गवर्नमेंट अपने प्राधिकार में भी 1 जनवरी 1949। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, इसमें मिस्टेक हो जाता है। 1 जनवरी 1949 आपका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये राष्ट्रीयकृत बैंक हुआ, देश का सर्वोच्च राष्ट्रीयकृत बैंक, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को एक अधिनियम एक्ट ऑफ रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के अधिनियम से, बैंकिंग अधिनियम से इसकी अधिनियम ला करके इसकी स्थापना की गई थी, और ये संवैधानिक संस्था है। इसके गवर्नर 1 से 70 पर इसके गवर्नर होते हैं, और उनके अंदर में 4 से 5 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। और उस समय आप सब बता सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के जो है गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी जो है ये आरबीआई के
गवर्नर हैं शशिकांत दास। तो रिजर्व बैंक